स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन, जिधर अपन क्या करेंगे आज अपन AS26 का मीठा मीठा प्यारा प्यारा क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। सर किसका? AS26 का। ओके, इंटेंजिबल असेट्स। बट बिफोर आई स्टार्ट द रिवीजन, प्लीज दो चार बातें मेरी सुन लेना। सबसे पहले जब अपन रिवाइज करेंगे तो हम मीठे मीठे सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज नहीं करेंगे, हम मीठे मीठे के साथ साथ प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। सर अच्छा, कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन का रिवीजन है? हाँ। तो अब जब मैं रिवाइज वगैरह करूंगा तो मैंने ये मस्त वाले बोर्ड नोट्स लिखाए थे क्लास के अंदर, जिसमें मैंने कंसेप्ट भी लिखा रखे, क्वेश्चन भी लिखा रखे। तो क्या करना, डाउनलोड करना है। तो कहाँ से मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर रिवीजन वगैरह अच्छे लग रहे तो अकेले मत देख के बेनिफिट लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है? मतलब मेरे लिए तो वही मोटिवेशन फैक्टर है भाई। मुझे क्या मोटिवेशन है डालने का यूट्यूब पे फ्री में रिवीजन, बराबर? तो तुम बस अपने दोस्तों से शेयर करना, पसंद आए तो लाइक वगैरह कर देना, कमेंट कर देना, बस ठीक है। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ क्यूट AS26 इंटेंजिबल असेट्स इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले नंबर AS26, नाम इंटेंजिबल असेट। सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था डेफिनेशन। डेफिनेशन किसका? एक ही डेफिनेशन इंटेंजिबल असेट का। क्या बोलता है वो? बोलता है इंटेंजिबल असेट इज आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी असेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर यूज। चलो एक एक को डिकोड करने का ट्राई करते हैं। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या होता है? वो बोलता है दो कंडीशन हम देंगे, दो में से कोई भी एक मीट करना है। अगर एक भी मीट का तो आइडेंटिफाइबल है। क्या है वो दो कंडीशन? पहला, इफ इट कैन बी सेपरेटली सोल्ड फ्रॉम अदर असेट्स। इसका मतलब सपोज मेरे साथ बैलेंस शीट में सॉफ्टवेयर है, इन्वेंट्री है, पीपी है, टेलीकॉम लाइसेंस वगैरह है। अब मुझे बताओ, क्या ये सॉफ्टवेयर है, क्या मैं ये अलग से बेच सकता हूं? क्या मतलब बिना किसी दूसरे असेट को बेचे क्या ये अलग से बिक सकता है क्या? इफ द आंसर इज यस, ये अलग से बिक सकता है, तो ये आइडेंटिफाइबल है, पहला। सेकंड, इफ इट अराइजेस फ्रॉम अ सेपरेट लीगल कॉन्ट्रैक्ट। मान लो ये जो लाइसेंस है ये मुझे गवर्नमेंट ने दिया है। सपोज मैं रिलायंस टेलीकॉम हूं और गवर्नमेंट ने बोला है कि 5G का लाइसेंस आपको दिया 10 ईयर्स के लिए। तो ये लाइसेंस कहां से मिला मुझे? गवर्नमेंट से मिला, मतलब ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में मिला है मुझे। तो अगर आप असेट को सेपरेटली बेच सकते हो, या फिर इफ एनी इंटेंजिबल अराइजेस फ्रॉम अ सेपरेट लीगल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से कोई भी एक मीट किया तो आप बोलोगे आइडेंटिफाइबल है, पहला। सेकंड बोलता है नॉन मॉनिटरी असेट। अब ये नॉन मॉनिटरी क्या होता है? ये वैसे AS11 में डिफाइंड है फॉर्मली, बट आसान भाषा में समझने का ट्राई करेंगे। मतलब तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैश बैलेंस की बात करोगे, डेटर्स की बात करोगे, तो इनका क्या होता है? जितना बैलेंस दिख रहा है उतना आपको एग्जैक्टली पैसे में मिलने वाला है, रोकड़े में मिलने वाला है उतना आपको एग्जैक्टली। बट इनटेंजिबल के अंदर सपोज दिख रहा है वैल्यू 5 लाख, तो इज हैज एनीवन प्रॉमिस टू गिव यू दिस अमाउंट इन कैश? नहीं, बराबर। आपको इससे ज्यादा बेनिफिट भी हो सकता है, इससे कम बेनिफिट भी हो सकता है, बट इनटेंजिबल आर नॉट रिलाइजेबल इन कैश। इसका आपको कोई रोकड़ा देने वाला नहीं है। हाँ, आप बोलोगे सर मैं बेच के पैसा ले सकता हूं, बेचोगे तो पैसा कम ज्यादा मिल सकता है, एग्जैक्टली 5 लाख नहीं मिलेगा, बराबर। तो जहां जिस वैल्यू पे वो दिख रहा है, शायद आपको इससे बेनिफिट ज्यादा मिले, शायद कम मिले। बेचने जाओ तो पैसा कम मिले, ज्यादा मिले, पॉसिबल है। उसको बोलते हैं नॉन मॉनिटरी एसेट। मतलब इसका जितना वैल्यू दिख रहा है उतना आपको बेनिफिट शायद ना मिले, नॉन मॉनिटरी। और अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखो तो इट इज नॉट रियलाइजेबल इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल यूनिट्स ऑफ करेंसी, या फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट। मतलब एग्जैक्टली इतना अमाउंट आपको शायद नहीं मिले, उसको बोलते हैं नॉन मॉनिटरी होना चाहिए। बट डोंट वरी, डिटेल में अपन AS11 में पढ़ेंगे। उसके अलावा विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। भाई सब्सटेंस नहीं है तभी तो इंटेंजिबल है ना। अगर सब्सटेंस होता तो तब तो टेंजिबल हो जाता। उसके बाद हेल्ड फॉर यूज, यूज कर रहे हो तभी वो इंटेंजिबल है। अच्छा, एक और चीज मैंने यहां लिखाई थी, अगर सपोज इंटेंजिबल आप यूज नहीं कर रहे हो, इट इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर वो इंटेंजिबल नहीं, फिर वो AS2 की इन्वेंट्री बन जाएगी, ध्यान रखना, बराबर। ये अपन ने डेफिनेशन देखा था। उसके बाद मैंने आपको एक गाइडेंस सिखाई थी, गाइडेंस ऑन असेट दैट इनकॉर्पोरेट्स बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एलिमेंट्स। एक ऐसा असेट जिसमें टेंजिबल एलिमेंट भी है, इनटेंजिबल एलिमेंट भी है। एग्जांपल, सपोज आपने सॉफ्टवेयर खरीदी, CD में आई। अब CD तो टेंजिबल है ना, CD को यू कैन फील, बट उसके अंदर के सॉफ्टवेयर को यू कांट फील। तो अब इसको बोलते हैं अन आइटम विच हैज बोथ एलिमेंट्स। तो इस केस में मैं किसको रिकॉर्ड करूं? सॉफ्टवेयर को रिकॉर्ड करूं कि CD को रिकॉर्ड करूं? तो वो बोलता है जिस विच इज द मोर सिग्निफिकेंट एलिमेंट। यहां पैसा आपने किसके लिए दिया रहेगा? यू हैव पेड द मनी फॉर सॉफ्टवेयर, तो आप AS26 के हिसाब से रिकॉर्ड करना। सेकेंड, कंप्यूटर मशीन परचेज्ड इनकॉर्पोरेटिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वगैरह खरीदते हैं, उसमें भी सॉफ्टवेयर आता है ना, बट यहां आप मेजॉरिटी पैसा किसका दे रहे हो? कंप्यूटर का दे रहे हो, तो यू विल रिकॉर्ड एट AS10 PP, ऐसा। तो ये डेफिनेशन और कुछ बेसिक गाइडेंस वगैरह था। उसके बाद सेकंड पॉइंट, रिकग्निशन क्राइटेरिया। इसमें ना AS26 में काफी सारे पॉइंट्स AS10 की तरह है, तो ये चैप्टर AS10 के बाद ही करना, ध्यान रखना, ठीक है? तो रिकग्निशन क्राइटेरिया सेम एज AS10, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। उसके बाद आएगा मेजरमेंट।
इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट, यहां सब्सिक्वेंटली एट कॉस्ट पे होता है, ठीक है। देखो AS10 में क्या था, इनिशियली कॉस्ट पे होता था, बट AS10 में सब्सिक्वेंटली के दो मॉडल थे, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन। यहां नहीं है, यहां एक ही मॉडल है दोनों जगह पे। इनिशियली मतलब डे 1 पे भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, सब्सिक्वेंटली मतलब ईयर एंड पे भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है ना। यहाँ लव और अरेंज वाला कंसेप्ट नहीं, लव कर ले अरेंज कर ले, यहाँ सब अरेंज मैरिज ही है। हाँ सर आप समझ आया। एनीवेज, अब इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो आपको देखना पड़ेगा आपने एसेट एक्वायर कैसे किया है। या तो आपने खरीदा रहेगा परचेज, या फिर एक्सचेंज में एक्वायर किया रहेगा, या फिर अमालगमेशन में एक्वायर किया रहेगा, या फिर खुद जनरेट किया रहेगा, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट में एक्वायर किया रहेगा। अगर आपने एसेट खरीदा है तो इसके कॉस्ट में क्या क्या आएगा, परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स, एड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, मतलब रिफंडेबल है तो कंसिडर मत करना, एड ऑल द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, यहां वो डीकमीशनिंग वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, एग्जैक्टली सेम एज AS10। तो इसलिए बोला AS10 पढ़ के आना, जो AS10 वाली चीजें वापस रिपीट नहीं करेंगे अपन। उसके अलावा सर कॉस्ट में क्या क्या चीजें नहीं आएगी, वो भी सेम एज AS10 है, ठीक है। अच्छा AS10 की रिवीजन भी है, यूट्यूब पे जाके देख लो। हाँ, अगर सर एक्सचेंज में एक्वायर किया तो सेम एज AS10। याद है AS10 में क्या था, थोड़ा याद दिलाऊं, आपने को पहले देखना पड़ता है ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो 3 प्रेफरेंस है। पहला प्रेफरेंस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, वो नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, वो भी नहीं है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। अच्छा अगर ट्रांजैक्शन में सब्सटेंस नहीं है तो एक ही प्रेफरेंस है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। हाँ सर याद आ गया, अरे हाँ हाँ मिरेकल याद आ गया, हाँ वही है बस। उसके बाद मजा इधर है, ये इंपॉर्टेंट है, एसेट एक्वायर्ड इन अमालगमेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिलाता हूँ इसमें क्या था। आप एक चीज अज्यूम करना, यहाँ एक सेलिंग कंपनी होती है, सपोज मुक्कू लिमिटेड, मुकेश अंबानी की कंपनी मुक्कू लिमिटेड। तो जब ये कंपनी बेचेगा तो ये मेरे से कुछ तो पैसा मांगेगा। तो सपोज इसकी कंपनी मैं खरीद रहा हूँ AK, तो AK विल पे सम PC, और PC देकर, PC मतलब परचेस कंसिडरेशन देकर क्या मिलेगा उसको, उसको सारे नेट असेट्स मिल जाएंगे एट फेयर वैल्यू, ठीक है। ऑफकोर्स कभी कभी मैं PC एक्स्ट्रा देता हूं, क्यों दिया एक्स्ट्रा, फॉर गुडविल। तो यहां दो चीज है, सबसे पहला जब मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, आकाश कंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैं सामने वाले कंपनी के सब कुछ एक्वायर करता हूं तो उसमें मैं इंटेंजिबल्स भी एक्वायर कर रहा हूं। कौन से वैल्यू पे एक्वायर करना है आपको, सबसे पहले सब कुछ फेयर वैल्यू पे एक्वायर करना है। सेकेंड चीज, जब आप कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देते हो कंपनी के नेट एसेट्स के ऊपर, आपने पैसा दिया तो क्यों दिया, गुडविल के लिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ना इस मुक्कू लिमिटेड की मार्केट में गुडविल होगी, इसलिए आपने एक्स्ट्रा पैसा देने को रेडी हो गए, तो वो गुडविल भी आप रिकॉर्ड करोगे, ध्यान रखना। तो मैंने आगे एक चीज भी बताई है, परचेज गुडविल इज ऑलवेज रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं परचेज गुडविल, क्योंकि अमालगमेशन में राइज हुआ है। परचेज गुडविल हमेशा रिकॉर्ड होता है, सेल्फ जनरेटेड रिकॉर्ड नहीं होता है, वो मैं नीचे डिस्कस करूंगा, बट ध्यान रखना ये 2 पॉइंट है इसके अंदर। इंटेंजिबल एक्वायर्ड इन अमालगमेशन, तो अमालगमेशन में एक्वायर करता तो फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करना, सेकंड डिफरेंस रहेगा गुडविल में जाएगा। इसकी काफी सारी बातें AS14 अमालगमेशन में भी होती है, मैंने सिर्फ रेलिवेंट काम की बातें की इधर, ठीक है। उसके बाद इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, इसका मतलब जैसे PPE में होता था सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, यहां सेल्फ कंस्ट्रक्टेड नहीं बोलते, यहां क्या बोलते हैं, इंटरनली जनरेटेड। तो सबसे पहले वो बोलते हैं अगर आपने इंटरनली जनरेट गुडविल किया है, खुद गुडविल जनरेट किया है, तो इसको आप एज अ एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों, ये सबसे पहले आइडेंटिफाइबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता आइडेंटिफाइबल, आइडेंटिफाइबल में 2 चीजें थी, सबसे पहले कैन इट बी सेपरेटली सोल्ड, खुद का गुडविल आप कभी अलग से नहीं बेच सकते। सेकंड, डिड इट अराइज फ्रॉम अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो खुद का गुडविल है इंटरनली जनरेटेड गुडविल, वो किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में अराइज नहीं हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल। पहला, इसलिए आप रिकॉर्ड नहीं करते। सेकंड रीजन, इसकी आप कॉस्ट मेजर ही नहीं कर सकते ना। देखो किसी भी इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करने के लिए कॉस्ट मालूम होनी चाहिए। अब खुद का गुडविल जनरेट करने में खर्चा कितना लगा कैसे मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम होता, इसलिए आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बराबर। तो अब मैंने इधर समरी दे दिया नीचे एक, कि गुडविल 2 तरह का होता है, एक होता है जो आपने खुद जनरेट किया, कभी रिकॉर्ड मत करना, 2 रीजन आपको ऊपर बताए। बट अगर परचेज गुडविल है जो अमालगमेशन में आया, याद है ज्यादा PC दिया तभी आया, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल भी है। सर वो कैसे आइडेंटिफाइबल है, जो परचेज गुडविल है, मैं बोलूं इट हैज अराइज फ्रॉम अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अमालगमेशन, और सेकंड इसकी कॉस्ट मेजरेबल है। कैसे मेजरेबल है, जितना ज्यादा PC दिया उतनी आपकी गुडविल हो गई, तो मालूम है ना कितना अमाउंट हो गया गुडविल का, इसलिए तो इसलिए आप परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हो। उसके अलावा अगर गुडविल छोड़ के कोई दूसरे इंटेंजिबल एसेट्स है, उसका क्या करना है, उसको 2 फेज में बांट देना, पहला रिसर्च फेज, दूसरा डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज में किया गया सारा खर्चा जाएगा P&L के अंदर, डेवलपमेंट फेज का सारा खर्चा आप कैपिटलाइज कर सकते हो। लेकिन हमको मालूम कैसे पड़ेगा डेवलपमेंट फेज शुरू हो चुका है सर, तो डेवलपमेंट फेज शुरू होने के लिए हम 6 कंडीशन चेक करते हैं, आपको याद करना है, एग्जाम में आ सकता है। 6 कंडीशन क्या है, सबसे पहले टेक्निकल फीजिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन,
दूसरा इंटेंशन टू कंप्लीट, तीसरा एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल, चौथा अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, पांचवा हाउ इट विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और छठा कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये 6 कंडीशन जिस दिन मीट हुआ उस दिन से डेवलपमेंट फेज बिगिंस। डेवलपमेंट फेज शुरू हुआ, आप खर्चा कैपिटलाइज कर सकते हो। अब याद कैसे रखे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने। पहले 2 कंडीशन कंप्लीशन को लेकर है, बाकी के 2 शुरू होते ए से, है ना, और बाकी के 2 है आपके रिकग्निशन क्राइटेरिया, एफईबीज एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो वैसे याद रख सकते हो आप। ध्यान रखना, ऑल 6 आर टू बी मेट। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट अदर देन गुडविल। उसके अलावा एक आपको मैंने समरी दिया था फॉर एमसीक्यूज। कुछ इंटेंजिबल अगर इंटरनली जनरेट किए तो इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जस्ट लाइक गुडविल। जैसे गुडविल आपने खुद जनरेट किया, कांट रिकॉर्ड ना, वैसे ही ये भी इंटेंजिबल ऐसा कुछ और 3 चीज की लिस्ट है जिसको अगर आपने खुद जनरेट किया, यू कांट रिकॉर्ड। ब्रांड, कस्टमर डेटाबेस एंड पब्लिशिंग टाइटल्स एंड मास्ट हेड्स। सर ये क्या होता है पब्लिशिंग टाइटल्स? अरे आपने देखा मैगजीन के टाइटल्स होते हैं, न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती है, जो इंसान खुद बनाता है वो उसके लिए तो असेट ही है, बट ही कांट रिकॉर्ड इट बिकॉज बनाने में खर्चा कितना लगा मालूम नहीं है ना। तो जस्ट लाइक गुडविल, इन तीनों को भी आप खुद जनरेट करोगे तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट किसी और का परचेज क्या तो यू कैन रिकॉर्ड इट, ध्यान रखना। ठीक है उसके बाद है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। यहाँ मैंने बताया सिर्फ एक ही मॉडल है, कॉस्ट मॉडल। उसके बाद सब्सिक्वेंट कॉस्ट इंकर, मतलब एक बार इंटेंजिबल खरीद लिया, उसके बाद जब फ्यूचर में खर्चे इंकर करोगे उसको क्या करना है। तो अगर सब्सिक्वेंट कॉस्ट का आपको लगता है कि एफईबी मिलेगा तो यू कैन कैपिटलाइज। अगर आपको लगता है एफईबीज नहीं है इसके तो प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपका सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, हैंग हो गया, आपने इंजीनियर को बुलाया और रिपेयर करवाया उस सॉफ्टवेयर को, तो ये एफईबी इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये जाएगा पीएनएल के अंदर। बट सपोज सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो गया, आपने इसकी वैलिडिटी इंक्रीज करवाई 5 साल से, तो इससे आपको एफईबीज मिल रहा है, दिस यू कैन कैपिटलाइज एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, उसका अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट, इसमें आपको पता मैंने कसम खिलवाई थी, ऐसे कसम खिलवाई थी बिना क्रॉस वाली कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन कुछ खर्चे को हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। वो कौन से हैं? ट्रेनिंग का खर्चा, एडवर्टाइजिंग का खर्चा, स्टार्टअप में होने वाला इनिशियल लॉसेस, एक्सपेंडिचर ऑन रीलोकेशन एंड रीऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, और रिसर्च फेज वाले खर्चे। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, कैपिटलाइज कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं, टस से मत होना। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसके बाद है एमोटाइजेशन। कितने मेथड्स है? 3 मेथड्स, SLM, WDV, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, सेम लाइक AST। उसके बाद एमोटाइजेशन पीरियड, स्टार्ट कब रहेगा? अवेलेबल फॉर यू जब है तब, एंड कब करना? जब लाइफ खत्म या फिर असेट बेच दिया तब। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट काम का है, यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल, इंपॉर्टेंट है। AS 26 बोलता है कि हम किसी भी इंटेंजिबल की मैक्सिमम लाइफ 10 साल ही मानेंगे। ये प्रिजम्पशन है AS 26 का, मैक्सिमम लाइफ 10 साल। अच्छा ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर बोला लाइफ 4 साल है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 साल मानना, बट बोला अगर 15 साल है तो बोले नहीं हम 10 साल ही मानते हैं। पहली चीज। सेकंड चीज, सर लाइफ 10 के ऊपर नहीं ले सकते, कभी भी ले सकते हो, ओनली व्हेन कंपनी हैज एविडेंस। अगर कंपनी प्रूव कर सकता है कि इसका बेनिफिट मुझे 10 ईयर से ऊपर मिलने वाला है, देन यू कैन अज्यूम द लाइफ टू बी मोर देन 10 ईयर्स। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं बोला है और लाइफ बोल दिया 15 साल, तो बोलना नॉट अलाउड। प्रिजम्पशन है कि 10 साल ही मैक्सिमम हो सकती है। उसके अलावा अगर गुडविल है आपके पास परचेज वाला, तो उसकी लाइफ एज पर AS 14 में बोलता है 5 साल ही होनी चाहिए। जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। उसके बाद है अगला पॉइंट, रेसिडुअल वैल्यू। नॉर्मली इनटेंजिबल में सब्सटेंस नहीं होता है, तो उसकी कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं होती, तो नॉर्मली कुछ नहीं, 0 मान लेना। बट कभी कभी क्या होता है, आपको अगर किसी थर्ड पार्टी से कमिटमेंट मिला है कि चलो आप हमारे पास ले आना आपका एक्सपायर्ड सॉफ्टवेयर, हम तुमको कुछ तो पैसा दे देंगे, तो उस केस में अगर कमिटमेंट है थर्ड पार्टी से, देन यू कैन अज्यूम द स्क्रैप वैल्यू टू बी समथिंग, ओके। उसके बाद चेंजेस इन एस्टीमेट ऑफ एमोटाइजेशन मेथड, सेम। अगर एमोटाइजेशन मेथड, यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू चेंज हुआ तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मानना, प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग करना, पुराना कुछ मत चेंज करना। उसके अलावा डी रिकग्निशन, मतलब बुक से बाहर करना। किसी भी इनटेंजिबल को बुक से बाहर कब करोगे? जब या तो उसको बेच दोगे या फिर लाइफ खत्म हो जाएगी। अगर बेचोगे तो गेन लॉस होएगा, जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बराबर। उसके बाद यहाँ एक और पॉइंट है इंपेयरमेंट का। वैसे इंपेयरमेंट पे अलग से AS है, बट जो इतना काम क्या होता है डिस्कस करूंगा। इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट। अब कभी कभी आपको असेट्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी होती है, तो ये टेस्ट करने के लिए 2 अमाउंट निकालना, पहला कैरिंग अमाउंट, दूसरा रिकवरेबल अमाउंट, बराबर। अच्छा, कैरिंग अमाउंट मतलब क्या? जो बैलेंस शीट में आपकी वैल्यू है उसको कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। सर रिकवरेबल अमाउंट मतलब क्या? देखो असेट को यूज करने के 2 तरीके हैं, या तो यूज कर लो या तो बेच दो, बराबर। तो रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ यूज करने पे जो पैसा मिलेगा वो, या फिर बेचने पे जो पैसा मिलेगा वो, दोनों में से विचएवर इज हायर। यूज करने वाले वैल्यू को बोलते हैं वैल्यू इन यूज, बेचने वाले वैल्यू को बोलते हैं नेट सेलिंग प्राइस। दोनों में से विचएवर इज हायर, क्योंकि देखो अगर मुझे यूज करने से 1,50,000 का बेनिफिट है और बेचने पे 120 का बेनिफिट है, तो मैं यूज ही करेगा ना यार, तो इसलिए बोलते हैं विचएवर इज हायर। तो आप दोनों में से विचएवर इज हायर मानना रिकवरेबल अमाउंट। अब अगर आपकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है
और रिकवरेबल अमाउंट कम है, मतलब आपने बैलेंस शीट पे असेट को ओवर वैल्यू करके दिखा रखा है। आपके बैलेंस शीट में 1,75,000 है, बट आप उतना रिकवर ही नहीं कर पाओगे, हायर लेने के बाद भी उतना रिकवर नहीं कर पाओगे, तो बुक करना पड़ेगा इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, ध्यान रखना। तो एग्जांपल ले लो, सपोज कैरिंग अमाउंट 2 लाख है लेकिन रिकवरेबल 190 है, तो बराबर आपका 10,000 का इंपेयरमेंट लॉस आएगा, बिकॉज जितना दिख रहा है उतना रिकवर ही नहीं कर पाओगे। बट अगर कैरिंग अमाउंट 2 लाख है और रिकवरेबल 2,20,000 है, तो फिर तो इंपेयरमेंट गेन मत बुक करना। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट गेन, या तो इंपेयरमेंट लॉस है या नहीं है, इंपेयरमेंट गेन कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपका कैरिंग अमाउंट 2 लाख है लेकिन रिकवरेबल 2,20,000 है, तो बोलना देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, अब इसको एग्जाम में मिस्टेक नहीं करे उसके लिए क्या करना है, देखो कैरिंग अमाउंट पहले लिखा करो, रिकवरेबल बाद में लिखा करो। अगर अमाउंट माइनस करने का पॉजिटिव आता है तो लॉस है, अगर नेगेटिव आता है तो फिर वो लॉस नहीं है, मतलब हिंट दे रहा हूं बस, सिंपल। ठीक है, उसके अलावा आपके में सवाल पता है क्या आएगा कि सर हमको ये फर्क बताओ, इंपेयरमेंट लॉस और रीवैल्यूएशन में फर्क क्या है। दोनों अलग चीज है। ठीक है, इंपेयरमेंट के अंदर नॉर्मली हम लॉस ही बुक करते हैं, रीवैल्यूएशन में लॉस और गेन दोनों आ सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, इंपेयरमेंट निकालने के लिए कंपेयर क्या किया, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट, बट रीवैल्यूएशन के लिए क्या कंपेयर किया, कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू। तो दोनों अलग चीज है, ध्यान रखना, मर्ज मत करना उसको। ओके, चलो। उसके बाद एक और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, अगर आपने इनटेंजिबल एक्वायर किया है बट बदले में पैसा भी नहीं दिया, बदले में कोई असेट भी नहीं दिया, बदले में अपने कंपनी के शेयर्स दिए, बराबर, तो जो इंटेंजिबल आ रहा है उसको कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, तो बोलता है इस केस में फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड या फिर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन अप, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। कोई क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर, बट कंसेप्ट है तो एमसीक्यू में ध्यान रखना बस। ठीक है, तो ये था आपका कंसेप्चुअली जो अपन ने पढ़ा वो। अब फटाफट से ऐसा पुदक के आएंगे जब मार के क्वेश्चंस पे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मैंने इंटेंजिबल की बातें सब, इंटेंजिबल नहीं सॉरी, इंपेयरमेंट की बातें ऊपर ऊपर से की, क्यों, अरे अलग से एएसए हाँ चर्चा करेंगे ना। अभी जब गर्लफ्रेंड से फोन पे बात करोगे तो ऊपर ऊपर से बात करोगे, मेन डिटेल में बातें डेट पे जाएंगे तब करेंगे ना भाई। आप समझ आया सर, आ जाओ इधर, फालतू बातें सर इधर आ जाओ। अब अपन फटाफट से जो ढंग के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखना, पहली बार में आप सारे क्वेश्चन करोगे, जब रिवाइज कर रहे हो तो जो मैं क्वेश्चन बताऊं उसको पक्का पक्का लिख के प्रैक्टिस करना। पहला क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोला गया सुनना। आपके पास एक इंटेंजिबल था, उसका नाम था नो हाउ, बराबर 20 लाख का एक्सपेंडिचर था, 10 साल की लाइफ थी। अब है ना, आपने खरीदा 11 में, 18 तक पहुंच चुके हो, आपने इसको एमोटाइज ही नहीं करा, गलती कर दी। तो इस गलती का अकाउंटिंग वैसे AS5 में कवर्ड है, AS5 अपन अब तक पढ़ा नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, आपने कितने साल तक एमोटाइज नहीं किया, 7 ईयर्स तक। वो 7 में से 1 साल तो आपका करंट ईयर है, देखो मैंने यहां दिखा रखा है आपको, 7 में से 1 साल तो करंट ईयर है और बाकी 6 साल आपके प्रीवियस पुराने साल है, बराबर। तो जो पुराने साल में एमोटाइज करना भूल गए ना, उसको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम, बराबर। तो 7 साल का एमोटाइजेशन नहीं किया, गलती कर दी ना आपने। करंट ईयर का जो अलग निकालना, करंट ईयर छोड़ के बाकी साल का अलग निकालना, क्यों, तो बाकी साल का जो आया उसको मैं बोलूंगा प्रायर पीरियड आइटम, जाएगा पेनल में, बट नाम दूंगा प्रायर पीरियड आइटम। और जो करंट ईयर का एमोटाइजेशन है वो अलग दिखाऊंगा, वो जाएगा पेनल में एमोटाइजेशन के नाम से, समझे। तो टोटल आपको 14 लाख का एमोटाइजेशन चार्ज करना है, जो आपने नहीं किया, ध्यान रखना, सिंपल है, एंट्री वगैरह सिंपल है। उसके बाद इसमें जो बाकी क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब कभी कभी डायरेक्टली पूछा, डिफाइन करो इंटेंजिबल को, एग्जाम में ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत रेयरली आते, बट पढ़ लेना एक बार। ठीक है, जो काम का अगला क्वेश्चन है वो है ये इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब इसमें क्या बोलता है, ध्यान से अपन देखते हैं। सबसे पहले अपने को इसके अंदर बोला गया है कि मेरे पास पेटेंट है, 5 साल की लाइफ है, बट इसमें से हमने SLM फॉलो नहीं किया, ऐसा नहीं किया 80 लाख डिवाइड बाय 5 ईयर्स और 16 लाख अपन एमोटाइज किया, वैसा नहीं किया। वो बोलता है हमने पहले 2 साल 10 लाख पर एनम एमोटाइज किया फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। तो मैंने भी यही किया, देख लो मैंने क्या किया, मैंने बोला 80 लैक्स, उसमें से 2 साल एमोटाइज का 10 लैक्स, बचा कितना 60, और लाइफ कितनी बची है अभी, 3 ईयर्स लाइफ बची है। अब इन्होंने क्या किया, लाइफ रिवाइज कर दी, बोला अभी 3 नहीं, आफ्टर 2 ईयर्स इट वाज फाउंड दैट इट मे कंटिन्यू फॉर अनदर 5 ईयर्स, तो लाइफ हो गई रिवाइज। मैंने क्या सिखाया था, जब लाइफ रिवाइज होगी तो एमोटाइजेशन विल चेंज प्रोस्पेक्टिवली, जैसे पीपी पे होता है डेप्रिसिएशन, यहाँ होता है एमोटाइजेशन, तो इट विल चेंज प्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, बट डिवाइड बाय 5 मत करना अभी डायरेक्टली येडे की तरह, यहाँ आपको निकालना है एमोटाइजेशन इन द रेशियो ऑफ कैश फ्लोस, मतलब जितना बेनिफिट मिलेगा उस रेशियो में निकालना एमोटाइजेशन। तो यहां पता है क्या करना, जब आप ईयर 3 ऑनवर्ड्स निकालोगे ना एमोटाइजेशन इन द रेशियो ऑफ कैश फ्लोस, तो यहां आप बैलेंस कैरिंग अमाउंट पे निकालना एमोटाइजेशन। सर 80 पे क्यों नहीं निकालेंगे, देखो जब तक आपका एस्टिमेट चेंज नहीं हो रहा था आप इस पर निकाल सकते थे, जैसे ही आपके लाइफ का एस्टिमेट चेंज हुआ ना, अब जो भी एमोटाइज होगा वो आपका ये बैलेंस 60 लैक्स होगा। तो अब जो भी आपको एमोटाइज करना है वो 60 लैक्स को एमोटाइज करना इन द रेशियो ऑफ योर कैश फ्लोस, ध्यान रखना, ऐसा मैंने लिख के भी दिया हुआ इधर। ओके, की पॉइंट हियर। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 10 बड़ा सिंपल है, इसमें क्या हुआ पता है,
20 लाख रिसर्च में अपन ने इंकर किया है। अब कुछ सालों के बाद कंपनी बोलता है कि नहीं नहीं हमको रिसर्च नहीं, हमको उसको कैपिटलाइज करना है, नहीं चलेगा, रिसर्च फीस का खर्चा जाता है पीएनएल के अंदर, ध्यान रखना। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 11, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें ना अलग अलग फेज के खर्चे दिए हुए हैं। अब नीचे आप देखोगे तो क्या बोला है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2 डेवलपमेंट फेज चालू हुआ है, फेज 2 के बाद, मतलब फेज 1 और फेज 2 का खर्चा, रिसर्च फेज का खर्चा जाएगा पीएनएल के अंदर बराबर, और बाकी जो भी खर्चे वो आपके होंगे कैपिटलाइज। बट डेवलपमेंट फेज में भी सारे खर्चे कैपिटलाइज नहीं होते, जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है वही कैपिटलाइज होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा फेज 1 फेज 2 ये दो जाएगा पीएनएल के अंदर, उसके बाद फेज 3 और 4 और 5 और 6 ये सब कैपिटलाइज कर सकते हो, बट देखना खर्चे का नेचर क्या है। जैसे अदर कोडिंग कॉस्ट दिस कैन बी कैपिटलाइज्ड, टेस्टिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड, प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मटेरियल्स। अब आप पता है गलती क्या करोगे, आप ये ट्रेनिंग वर्ड पढ़ के बोलोगे ट्रेनिंग का खर्चा कैपिटलाइज नहीं करते, भाई ये इंप्लॉय को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो आप, ये सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का खर्चा है। जब सॉफ्टवेयर को ट्रेन और डेवलप कर रहे हो ना उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, ये अगर इंप्लॉय ट्रेनिंग होता तो कैपिटलाइज नहीं कर सकते थे। तो ये प्रोडक्ट मास्टर मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है आपका, तो ये कैपिटलाइज कर सकते हो। फिर है पैकिंग कॉस्ट। अब भले ही पैकिंग कॉस्ट डेवलपमेंट फेज में किया है, लेकिन पैकिंग बनाने का खर्चा नहीं है, ये सेलिंग का खर्चा है, बेचने के पहले पैकिंग करके बेचते हो, तो ये आप कैपिटलाइज मत करना, ठीक है। तो ये सब मैं यहां लिख के दिया हुआ है, ध्यान रखना प्लीज। ओके चलो, उसके बाद अपने पास था क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा है, बट ना ये मैंने यहाँ नहीं करवाया, ये मैं आपको AS28 में करवाऊंगा, क्योंकि AS28 में अच्छे से कर पाओगे इम्पेयरमेंट वाले चैप्टर में, तो ये है इंपॉर्टेंट, बट मैं वहाँ रिवाइज करवा दूंगा आपको ये वाला, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना भाई। इसमें क्या हुआ है, इसमें अपने पास इंटेंजिबल था, पीरियड 15 ईयर्स मान के एमोटाइज किया है, अपन ने सीखा था ना, और एविडेंस की कोई बात नहीं की है, तो एविडेंस नहीं है तो गलत किया है, इनको 10 साल में एमोटाइज करना चाहिए। अब इन्होंने गलती कर दी है, तो जितना भी आपने कम एमोटाइज किया वो मैंने अमाउंट निकाली, यहाँ देखो कैसे निकाला मैंने बोला अगर पहले मैंने थियरी लिखी, देखो एग्जाम में ना हर एज के क्वेश्चन में 2-3 लाइन का ज्ञान देकर आना, पूछे ना पूछे देकर आना, ठीक है, अपने ओन वर्ड्स में, वर्ड टू वर्ड लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने बोला आप 10 ईयर्स के हिसाब से एमोटाइज करोगे तो ये कैरिंग अमाउंट बचती 48 लाख। इन्होंने क्वेश्चन में 72 दे रखी है, तो आपने इतना कम एमोटाइज किया, इतना आपको करना पड़ेगा। अब ये भी हो गया प्रायर पीरियड आइटम, तो जाएगा प्रायर पीरियड आइटम टू इंटेंजिबल एसेट। अब आईसीआई ने इसको प्रायर पीरियड के बदले रेवेन्यू रिजर्व बोल रखा है बराबर, एक्चुअली ये प्रायर पीरियड होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन में ऊपर जब गलती की तो प्रायर पीरियड बुलाता ना यार, तो ये थोड़ा मिसमैच है, इतना ध्यान रखना, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एकदम शानदार क्वेश्चन, इसको तो फ्लाइंग किसी दे दी, फ्लाइंग किसी। सर सुनो क्या बोलता है, सबसे पहले अपने पास एक बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं अपन, पहले केस में पीसी दिया 25 लाख का और नेट एसेट आया 18.75 लाख का, तो जितना भी आपने एक्स्ट्रा पीसी दिया है ओवर एंड अबव नेट एसेट एक्वायर्ड वो गुडविल हो जाएगा 6.25 लाख। तो पहले आपको आ जाएगा गुडविल, मैं दिखा दूं आपको, इधर आ जाओ, तो पहले आपको आ जाएगा इधर गुडविल, ठीक है, 6.25 लाख का। अब मैं बता दूं आपको इन्होंने पूछा क्या है, ईयर एंड की वैल्यूज पूछे इंटेंजिबल की, ठीक है, तो गुडविल कुछ नहीं बोला तो 5 ईयर्स में एमोटाइज करना, तो एमोटाइज किया, ईयर एंड की वैल्यू मिल गई। उसके बाद सेकंड पेटेंट एक्वायर किया 6 लाख में, लाइफ 8 साल है, तो यहाँ भी सेम किया मैंने, 6 लाख में एक्वायर किया, लाइफ 8 साल एमोटाइज किया, ईयर एंड की वैल्यू मिल गई, ठीक है। फिर फ्रेंचाइज एक्वायर किया 450 लाख में, बट सिर्फ 450 लाख नहीं, हम 450 आज भरेंगे, उसके अलावा एनुअली 10% जितना भी रेवेन्यू कमाएंगे उसका भरेंगे। तो ये जो एनुअल फी आप 10% भरोगे ना, ये आपके कॉस्ट में कैपिटलाइज मत करना। क्यों? कैपिटलाइज करने के लिए अमाउंट पता ही नहीं है, बिकॉज ये फ्यूचर आउटकम पे डिपेंडेंट है, जितना फ्यूचर में रेवेन्यू कमाओगे उतना आपको भरना है, तो ये जब जब पे करोगे तब तक एक्सपेंस आउट कर देना प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐसा। तो आज आप सिर्फ 450 पे रिकॉर्ड करोगे, लाइफ 6 ईयर्स है, तो हमने वही किया है, 450 पे रिकॉर्ड किया, लाइफ 6 ईयर्स है, ठीक है। बट इसमें एक छोटा सा है ना इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्या पता है, आप ध्यान से देखो, गुडविल अराइज कब हुआ, जून में, पेटेंट कब आया, अगस्त में, फ्रेंचाइज कब आया, अक्टूबर में, तो सर एमोटाइज तो पूरे ईयर से करना ही नहीं चाहिए था, पार्शली, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फ्रेंचाइज 6 महीने के लिए आपके पास, तो करंट ईयर में 6 महीने के लिए करो ना एमोटाइज यार। बट एक लाइन लिखी थी इस क्वेश्चन में कि हम एक पॉलिसी फॉलो करते कि हम फुल ईयर का एमोटाइजेशन लेंगे जिस साल आपने खरीदा है, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, टेकिंग अ फुल ईयर एमोटाइजेशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, मतलब जिस साल खरीदोगे उस साल पूरे साल का लेना एमोटाइजेशन, भले आपने अक्टूबर में खरीदा है कोई बात नहीं, पूरे 12 महीने का लेना एमोटाइजेशन। अब ये सही है गलत है, वैसे ही गलत है, बट पूछा नहीं आपसे सही गलत है, उसने बोला ये करना है, आपसे ऐसा बोला क्या कि कमेंट ऑन द पॉलिसी ऑफ कंपनी, नहीं, उसने बोला कंपनी फॉलो कर रही है, तो भाई ने बोला करने का तो करने का, उस पर ज्ञान मत देकर आना, नहीं करना ये नहीं करना है वो नहीं करना है, तुम जो बोला वो करके आ जाना बराबर। तो मैंने बस वही किया, जो भी वैल्यूज एक्वायर किया, 1 साल का एमोटाइजेशन माइनस किया, क्लोजिंग बैलेंस मिला उसको दिखा दिया।
इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा पार्ट भी डिस्कस किया प्रॉफिट एंड लॉस का, कि प्रॉफिट लॉस में क्या क्या आएगा। इस क्वेश्चन में रेवेन्यू का अमाउंट दे रखा है, फर्स्ट ईयर में आपने कितना रेवेन्यू कमाया, तो वो आपके इनकम साइड में आ जाएगा। अब जितना रेवेन्यू कमाओगे उसका 10% एनुअल फी देना, ये भूल मत जाना, तो ये भी आ जाएगा, और एमोटाइजेशन आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, बट फिर भी मैंने डिस्कस आपसे कर लिया था। उसके बाद और क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेना एक बार, कुछ है नहीं। 6 भी जस्ट रीड वंस, इट इज सिंपल। याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, जिधर अगर आपका कैश फ्लोस का एस्टिमेट चेंज हुआ तो एमोटाइजेशन चेंजेस प्रोस्पेक्टिवली, सेम है क्वेश्चन 6। इफ यू वांट आई विल शो इट टू यू कैसा करना है क्वेश्चन 6 के अंदर। तो क्वेश्चन 6 में पता है कैसा था, अपने पास है ना पहले ज्ञान लिखना, ठीक है, 2-3 लाइन का। फिर अपने पास है ना 1200 का पेटेंट था, इसकी लाइफ 5 ईयर्स थी पहले, बट हमको नहीं फर्क पड़ता, हम तो कैश फ्लोस के एस्टिमेट में इसको एमोटाइज कर रहे थे। तो पहले 3 साल मैंने इसको एमोटाइज किया मस्त, बराबर। अब 3 साल के बाद ये मेरी वैल्यू बची। आइडियल लाइफ 2 साल ही बचनी चाहिए थी, बट 2 साल नहीं, उसने बोला 1 साल से बढ़ गई, और वो 6th ईयर का कैश फ्लो भी दे रखा है आपको। तो अब जो बचा हुआ 300 लाख है वो 2 नहीं 3 साल में एमोटाइज होएगा इन द रिवाइज कैश फ्लो का एस्टिमेट, ऐसा। तो ध्यान रखना बस। तो एमोटाइजेशन निकालना सिखाता है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ एक ब्रांड खरीदा है। मैंने एक ब्रांड के बारे में बात कही थी, अगर तुम ब्रांड सेल्फ जनरेट करोगे कांट रिकॉर्ड, बट परचेज है तो यू कैन रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड करोगे तो एमोटाइज करना पड़ेगा। यहाँ कंपनी एमोटाइजेशन नहीं कर रहा है तो गलत कर रहा है, बता देना गलत किया भाई, एज पर AS 26 आपको 10 ईयर्स में एमोटाइज करना पड़ता है, अगर कुछ नहीं बोला गया है तो, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पहला, दूसरा और चौथा बड़ा सिंपल है, फटाफट बता दूं क्या बोला हुआ है। 23 लैक्स अपन ने खर्चा किया फॉर डिफेंडिंग द पेटेंट, मतलब लीगल केस पे खर्चा किया अपन ने। लीगल केस पे जो खर्चे करते हो ना, एक होता है देखो रजिस्टर करने का खर्चा, पेटेंट को रजिस्टर वाला खर्चा यू कैन कैपिटलाइज, बट सपोज पेटेंट आप ही के पास था, अब किसी ने वो पेटेंट कॉपी वगैरह कर लिया आपका, तो आपने उसके ऊपर केस कर दिया और उस पर खर्चा लगा, तो वो सब्सिक्वेंट कॉस्ट से आपकी पेटेंट की लाइफ नहीं बढ़ रही है, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ध्यान रखना। उसके अलावा पब्लिसिटी और रिसर्च वाला खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। उसके अलावा एक और चीज है, 25 लाख इंकर किया पास्ट 3 ईयर्स में टू डेवलप अ प्रोडक्ट, दीज एक्सपेंसेस वो चार्ज टू P&L, मतलब पिछले 3 सालों में आपने खर्चे किए, वो रिसर्च फेज वाले खर्चे थे, वो गए P&L में। अब बिकॉज P&L में क्यों गए, बिकॉज इट डिड नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन इन द करंट ईयर ऑफ अप्रूवल। अच्छा, करंट ईयर में अप्रूवल आ गया, अब कंपनी बोलता है जो पुराने खर्चे मैं उसको भी कैपिटलाइज करूंगा, नहीं चलेगा भाई, वो तभी तुमने डाला ना P&L के अंदर, क्यों डाला P&L में, तभी वो रिसर्च फेज था, तो आप पुराने खर्चे को आज लाकर कैपिटलाइज नहीं कर सकते, वो गया P&L में, हो गया उसका काम, ठीक है, क्योंकि वो उस समय के हिसाब से इट वाज रिसर्च फेज, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा एडवर्टाइजिंग वाला खर्चा, मैंने बताया था ना, ट्रेनिंग का खर्चा, एडवर्टाइजिंग वाला खर्चा, स्टार्टअप वाला खर्चा, रीलोकेशन वाला खर्चा, रिसर्च का खर्चा, मर जाओगे मिट जाओगे लुट जाओगे, लेकिन हमेशा जाएगा P&L के अंदर। इन्होंने वही बोला, हमने P&L में ट्रांसफर किया है, तो बोलना सही किया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो बस ये 4 चीज कंपनी ने फॉलो की थी, कमेंट करना था सही किया गलत किया है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया है क्वेश्चन, सुनो क्या बोलता है। सॉफ्टवेयर एक्वायर किया, बाहर से एक्वायर किया, तो पाउंड्स में दे रखा है, अपने को पाउंड्स में रुपीस में चाहिए, तो कैसे करोगे, इतने में एक्वायर किया, कन्वर्जन रेट दे रखी है, और ट्रेड डिस्काउंट मिला है 2.5% का, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले परचेज प्राइस लिखो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, उसको कन्वर्ट करो रुपीस में, तो इनटू कन्वर्जन रेट जो भी दिया है वो, तो रुपीस में मिल जाएगा आपको। अब आपको बोला इंपोर्ट ड्यूटी 10%, तो इस ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाले वैल्यू पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा 10% का, फिर लगा एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी। अब ये जो एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी है, ये सिर्फ परचेज प्राइस पे नहीं लगता है, ये परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटी जो है उस पे लगता है एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट, ओके ओके सर। उसके बाद आपने खर्चा के इंस्टॉलेशन का और प्रोफेशनल फीस कैपिटलाइज होएगा, कर देना। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें एंट्री टैक्स है 2% का रिकवरेबल टैक्स अपन कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं, तो उसको ऐड मत करना कॉस्ट में। और मैंने एक और अजम्पशन लिया हुआ है कि 1,50,000 में ये 2% इंक्लूडेड नहीं है, मतलब दिस 1,50,000 इज एक्सक्लूडिंग द टैक्स अमाउंट, ठीक है, तो मैं उसको माइनस वगैरह भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं कंप्लीटली इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, मस्त क्वेश्चन है, फटाफट से देख लो क्या बोलता है। बोलता है हमने खर्चा इंकर किया 80 लाख का, ओके। अब उसमें से हमने हमारा इंटेंजिबल कब रिकॉग्नाइज करना है, 1 नवंबर से, मतलब 1 नवंबर के बाद से डेवलपमेंट फेज शुरू हुआ है। 1 नवंबर के पहले का खर्चा आपका था 42 लाख। तो अब मैंने पता है प्यारे से बनानी टाइमलाइन कि देखो ये मैंने चालू किया काम, नवंबर तक कितना खर्चा हुआ है 42, ये जाएगा रिसर्च में, तो आउट ऑफ 80 42 रिसर्च में गया, तो बचा हुआ आप डेवलपमेंट फेज में इंकर करोगे 38 लाख, यू कैन कैपिटलाइज,
ठीक है। उसके बाद एक बार डेवलपमेंट फेज शुरू हुआ तो डेवलपमेंट फेज चलता रहेगा। तो वो बोलता है हमने उसके बाद 90 लैक्स और इंकर किया, तो वो भी आपने डेवलपमेंट फेज में इंकर किया रहेगा। तो ये 38 और 90 आप दोनों कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट दिया तो क्या करना है, इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। और रिकवरेबल अमाउंट कब दिया हुआ है, 31 मार्च 20 में दिया हुआ आपको रिकवरेबल अमाउंट, जो भी आपको 82 लैक्स दिया हुआ है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले थोड़ा ज्ञान देकर आना, मैंने ज्ञान दिया हुआ है रिसर्च डेवलपमेंट फेज के बारे में, ठीक है। फिर मैंने बोला जितना खर्चा अपन रिसर्च फेज में किया पीएनएल में जाएगा। डेवलपमेंट फेज वाला खर्चा कैपिटलाइज, ये हो गया प्रीवियस ईयर का। फिर करंट ईयर में इतना अपन ने कैपिटलाइज किया था, इतना और खर्चा गया डेवलपमेंट फेज में, तो टोटल कैरिंग अमाउंट ये हो जाएगा। फिर रिकवरेबल 82 दे रखा है, अब बुद्धि लगाओ, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है लेकिन उतना रिकवरी नहीं कर पाओगे, तो लॉस हो गया, इंपेयरमेंट लॉस कहां जाएगा, पीएनएल के अंदर। अब एक बार आपने लॉस बुक किया तो आपके असेट की कैरिंग अमाउंट 128 नहीं रहेगी, बिकॉज 128 थी, फिर आपने उसको गिरा दिया 46 लाख से, तो इतने बचेगा, 82 लाख कैरिंग अमाउंट बचेगा आपका, ध्यान रखना, ठीक है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 तो हम कर चुके, उसके बाद मेरे ख्याल से और कुछ बचता नहीं है। इसी बात पे आपका रिवीजन हो जाता है खत्म। ध्यान रखना, जब आपने यहां तक रिवीजन देखा है तो देयर विल बी 2 आउटकम्स ऑफ दिस रिवीजन। या तो रिवीजन देख के आपको जो पॉइंट याद आया, ब्रिलियंट, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मैंने रिवाइज करा है फिर भी आपको याद नहीं आएंगे, दैट इज ओके, बस मार्क करना। जैसे रिवीजन वीडियो खत्म हो उस पॉइंट्स को फटाफट से एक बार रिवाइज करना खुद से अकेले में बैठ के, आपको एकदम मस्त फील होएगा, प्रैक्टिस कर लेना, काम बन जाएगा। उसके अलावा रिवीजन वीडियो देखने से आप पास नहीं होगे, रिवीजन वीडियो से चीज़ें रिकॉल होती है, रिवाइज होती है। सेल्फ प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी द की टू क्लियर एनी एग्जाम, वो भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी बात पे सेशन करता हूँ समाप्त। आई होप आपको मजा आया रहेगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करके बताना, और दोस्तों को भी शेयर करना भाई कि एक अच्छा रिवीजन है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा लगा तो ही शेयर करना, ओके। तो इसी बात पे लेता हूँ अलविदा, शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।